हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने कुछ जो है लगभग 1.5 दशक में कुछ स्टडी की थी। उसके कुछ रिपोर्ट्स आए हैं यहाँ पे। तो उसके बारे में तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोस्टल इरोजन के ऊपर एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। तो मेजर ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कोस्टल इरोजन जो होती है ये क्यों होती है, अक्सर आप लोग को न्यूज़ में सुनने को मिलता रहता है। और अगर आप खुद जो है कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो मेन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या देखिए प्रिवेंशन मेजर्स लिए गए हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS 3 पेपर में जो एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, देन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, या फिर GS 1 में जो जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने एक रिटन रिप्लाई जो है लोकसभा में पेश की थी। तो एक्चुअली इस रिपोर्ट में क्या है कि 1990 से लेके, देखिए सॉरी 1990 से लेके 2016, तो ये लगभग आप देख सकते हैं लगभग आपको 25 सालों में, 25-26 सालों में यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, तो इस जो ऑफिस ने जो है कुछ सैटेलाइट इमेज या फिर कुछ स्टडीज जो है कैरी की थी। तो उसके सारे रिपोर्ट को जो है इन्होंने लोकसभा में प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च क्या है, ये एक अटैच ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इसको गलती मत कीजिएगा, इसको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। तो क्या करते हैं, ये सारे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करती है कोस्टल रिलेटेड, चाहे वो मेराइन पोल्यूशन से रिलेटेड हो, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर के वजह से जो मेराइन पोल्यूशन होती है उसके बारे में, कोस्टल प्रोसेसेस कैसे चल रही है, क्या उसमें कुछ डैमेज हो रही है, हैजार्ड से रिलेटेड, कोस्टल हैबिटेट्स के बारे में, उसके इकोसिस्टम के बारे में, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उसके कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए सब कुछ रिसर्च वगैरह ये नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च कैरी करती है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी रिसर्च कैरी की थी उसके कुछ की ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए भारत की जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है उसमें से 34% कोस्ट लाइन जो है इरोड हो रही है, यानी कि इरोजन से यहाँ पे इफेक्ट हो रही है। 28% ऐसा एरिया है जहां पे एक्रीटिंग हो रही है, यानी कि देखिए जो कोस्ट लाइन है वहां पे सेडिमेंट डिपोजिशन ज्यादा हो रही है यहाँ पे, यानी कि अपना खुद का जो नेचुरल कोस्ट लाइन के ऊपर यहाँ सेडिमेंट डिपोजिशन हो रही है। और 38% ये जो है कोस्ट लाइन स्टेबल स्टेट में है। और अगर स्टेट वाइज के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज्यादा जो है वेस्ट बंगाल लगभग 63% और पौंडीचेरी लगभग 57% ये एरियाज में जो है इरोजन हो रही है अगर स्टेट के हिसाब से देखा जाए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं केरला लगभग 45% और तमिलनाडु 41%, यानी कि इन जगहों में जो कोस्ट लाइन है बहुत ज्यादा इरोजन हो रही है। उड़ीसा में अगर देखा जाए तो ये ऐसा कोस्ट लाइन है जहां पे लगभग 50% एक्रेशन हो रही है, यानी कि सेडिमेंट डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो रही है। और देखिए अगर भारत के आपके जो कोस्टल मैप में नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग गुजरात से आके यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, देन आपको उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल तक मिल जाएंगी। तो लगभग ये जो कोस्ट लाइन जो है 7500 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। और गुजरात जो है सबसे लंबा भारत में कोस्ट लाइन जो है शेयर करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बहुत सारी जगहों में कोस्टल इरोजन की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये हम लोगों ने समझ तो लिया ये कोस्टल इरोजन है क्या यहाँ पे, लेकिन इसके फैक्टर्स क्या क्या है। ज्यादातर फैक्टर्स जो है ये नेचुरल फैक्टर्स ही है। जो वेव्स यानी कि जो समंदर की लहरें हैं वो देखिए कोस्ट में जब टकराती है तो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लेके आती है, यानी कि बहुत जोर से टकराती है और इसके वजह से यहाँ पे इरोजन होती है। ये एक सिंपल सी बात है। आपको ये सब जो है अगर नदियों में भी आपको दिखाई देंगे, दिखाई देंगे होंगे यहाँ पे।
देन ओशन करंट के बारे में भी अगर देखा जाए तो ओशन करंट की वजह से यहाँ पे अगर देखिए किसी एरिया में पैरेलली अगर ओशन करंट फ्लो हो रही है तो उसके साथ क्या करती है, ये सेडिमेंट डिपोजिशन भी करती है कभी कभी, नहीं तो इसमें इरोजन भी क्रिएट करती है बिकॉज ऑफ द ओशन करंट। टाइड्स के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। बिकॉज ऑफ द सन और अर्थ के पुल के वजह से हमारे समंदर जो है जो पूरे अर्थ में ये थोड़ी सी कभी कभी ऊपर चली जाती है, और अगर ओपोजिट साइड में आती है तो ये ओपोजिट साइड में अगर आने की वजह से ये समंदर जो है कभी कभी नीचे आ जाती है। टाइड्स जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, तो टाइड्स के वजह से भी इरोजन इफेक्ट होती है। तो कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ज्यादातर जो है यहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स है। तो मैन मेड रीजंस की वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन होती है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे अगर कोस्टल एरियाज में आपने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी क्रिएट करना भी पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ बहुत सोच विचार करके कुछ प्रिवेंशंस लेने ही होंगे। तो कुछ प्रिवेंशंस के बारे में अगर बात करेंगे, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019, तो इसमें क्या किया गया है कि जो कोस्टल स्ट्रेचेस है या फिर मेराइन एरियाज है उनको कंजर्व करने की बात हो रही है। हैजार्ड मैपिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे एक्चुअली मेंशन किया था हैजार्ड लाइन। देखिए जो भी कोस्टल एरियाज में समंदर की जो लिमिट है, जो हाइट है, अगर एक पर्टिकुलर हाइट से अगर ऊपर चली गई तो उसमें हैजार्ड लाइन जो है नोटिफिकेशन जारी की जाती है, किसी भी वक्त जो है ये हार्म कर सकता है। मिटिगेशन मेजर्स अगर देखा जाए अलग अलग जगहों में स्टेट ने खुद से भी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पुडुचेरी और केरला में भी ऐसे रिस्टोरेशन की गई है ताकि कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट किया जा सके। टेक्निकल सपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोस्टल स्टेट्स में यहाँ पे जो भी शोर लाइन मैनेजमेंट प्लान्स है और उसमें कोस्टल प्रोटेक्शंस को किया जा सकता है यहाँ पे। तो देखिए ये ज़्यादातर जो है मेनली नेचुरल कॉजेस की वजह से है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग को मेनली ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ पे सावधान होना ही पड़ेगा। और ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो भी देखिए कंस्ट्रक्शन की काम होती है, अक्सर आपको दिखाई देते होंगे कि बहुत सारे कोस्टल एरियाज में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है वहाँ। तो देखिए ऐसे मैनेजमेंट प्लान्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि कल को कोस्टल इरोजन्स की वजह से यहाँ पे बिल्डिंग्स को प्रॉब्लम्स ना हो सके, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो सके। तो मैनेजमेंट रेगुलेशंस के बारे में भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लॉज जो है ऐसे बनाने ही होंगे ताकि और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि आप खुद से समझ सकते हैं कि एक कोस्टल एरियाज है और उसके बहुत ही पास अगर बहुत ही हैवी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर दी गई तो उसका इफेक्ट जो है इसकी बैलेंसिंग में आ सकती है। और अगर देखिए थोड़ा सा भी यहाँ पे इरोजन होगी तो जो यहाँ पे एरिया रह रही है उसमें इफेक्ट हो सकता है, वो भी इरोजन की वजह से टूट सकता है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दैट बिल्डिंग्स। तो ये था हम लोग का कोस्टल इरोजन, जो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे टॉपिक्स आपको या तो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करते हैं वीडियो को आपको अच्छा लगा, तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।